हेलो एवरीवन। ललितेश हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके चैनल पर, आपके अपने चैनल ललितेश हिंदी कक्षा में वापस लौट कर आ गई हूँ। और जो हमारा चैप्टर्स पिछले रहते थे उन्हीं चैप्टर्स को हम फिर से करेंगे, और जो किए हुए हैं उनको आप बीच बीच में दोहराते जाइए। सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगूंगी और ये कहना चाहती हूँ कि भी बहुत समय से मैं टाइम का कमी की वजह से, समय की कमी की वजह से आप लोगों के बीच में ये लेकर नहीं आई कोई भी वीडियो, लेकिन अब रेगुलर आएंगे। जो भी मेरे चैप्टर्स जो हैं इसमें मैंने कवर नहीं किए थे वो सारे कवर किए जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला पार्ट जो अब आज मैं करवाने जा रही हूँ, ये चैप्टर है मेघ आए। ये पाठ पुरानी पुस्तक के हिसाब से हमारा पाठ 15 है। तो मेघ आए जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो उनके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो ये हैं कि सर्वेश्वर दयाल जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1927 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में, और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1983 में, यानी 1983 में। तो आप सभी बच्चों के जो हैं, जो आपने याद करने वाली जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो ये हैं कि आप सबसे पहले कवि का नाम, कवि के जो जन्म समय है, यानी कि उनका जो सन है जन्म का 1927, ये याद करना है। और एक आपने ध्यान रखना है उनका देहांत, यानी कि वो कवि का देहांत कब हुआ था और उनसे जुड़ी उनकी जो लिखी गई कविताएं हैं, रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो इसके विषय में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये जो दो चार चीज़ें हैं ये आप सभी पढ़ेंगे कि कवि का नाम क्या है, कवि का जन्म कहाँ हुआ और कवि का जन्म कब हुआ और उनका देहांत कब हुआ, और उनकी कुछ 3 या 4 आपने रचनाएं याद रखनी हैं। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखी हुई मेघ आए, जिसमें कि मेघों के आने की जो तुलना है वो एक ऐसे अतिथि के साथ की गई है जो कि शहर में रहता है। पहले समय में गांव के अंदर रहने वाली जो लड़की का विवाह अगर शहर के किसी लड़के के साथ हो जाता था तो वो एक शहरी दामाद वो कहलाता था, और उसकी जो है खूब खातिरदारी की जाती थी। उसके आने, जैसे एक दामाद के आने पर एक खुशी का जो वातावरण होता है, वही ग्रामीण संस्कृति के अंदर जो दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण है वो मेघों के आने पर दिखाया गया है कि आसपास की जो हमारी प्रकृति है वो कैसी दिखती है, कैसी हो जाती है। तो पूरी कविता के अंदर मानवीकरण अलंकार किया गया है। मानवीकरण का मतलब होता है जो वस्तुएं जड़ हैं, जड़ का अर्थात प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीज़ें जो चल फिर नहीं सकती हैं, लेकिन उनको एक ऐसा रूप दे देना जो कि उनकी चेतन अवस्था को दिखाता है, यानी कि एक जागृत अवस्था को दिखाता है। जो प्रकृति से जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे आंधी है, बादल है, बिजली है, पेड़ हैं, पौधे हैं, लताएं हैं, ये सब जो हैं इन सभी का इस कविता के अंदर मानवीकरण किया गया है। तो वो कविता जो है जिसमें मेघों को जो है एक शहरी दामाद के रूप में दिखाया गया है, और गांव की जो लोग होते हैं उनको भी प्रकृति के साथ जो है जोड़ दिया गया है। तो एक अवचेतन अवस्था, एक चेतन अवस्था के अंदर जो है कल्पना की गई है। कविता में काल्पनिकता के जो है चित्र दिखाए गए हैं। तो हम इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। हमारी इस कविता में देखेंगे, अगली मैं इस कविता को जो है आपके सामने रखने वाली हूँ। देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो पहला इसका है, वो जो पैराग्राफ है वो है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जैसे शहर के अंदर एक दामाद आते हैं, लड़की का जो पति है वो आता है तो पूरे गांव का ही दामाद हो जाता है। तो ऐसे ही जो मेघों के बारे में बात की गई है कि मेघ जो हैं, क्योंकि काफ़ी समय के बाद जब बारिश की उम्मीद रखते हैं गांव के लोग,
क्योंकि उनकी फसलें होती हैं जो खेतों में, तो उनको वर्षा की ज़रूरत है और वर्षा जो है जब तक नहीं आती तो किसान जो क्या करते हैं, टकटकी बांधे हुए आसमान की ओर देखते रहते हैं कि कब जो है इस धरती पर बादल बरसेंगे और कब हमारी फसलों में जान आएगी। तो इसलिए बादलों के काफ़ी समय के बाद आने के कारण जो है इसमें मेघों को जो है बड़ा ही एक ऐसा रूप दे दिया गया है कि जो कि बहुत लंबे समय के बाद आ रहे हैं और उनके आने की उम्मीद बंधी हुई थी हर किसी के मन में। तो उन्होंने ये कहा कि मेघ आए बड़े बन के का मतलब सज संवर के, कि मेघ जो हैं, बादल जो हैं, वो सज संवर कर जो है आ गए हैं और आगे आगे नाचती गाती बयार चली। यहाँ पर जो है बयार जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? ये जो बयार शब्द है इसका अर्थ हम देखेंगे, ये शब्द है ये बयार, तो इसका मतलब होता है हवा। तो वो कहते हैं कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली, कि जो हवा होती है, क्योंकि बादलों के आने से पहले क्या होती है, ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है। तो वो ऐसा प्रतीत किया गया कि जैसे गांव के अंदर जब कोई शहरी दामाद आता है तो गांव की एक लड़की होती है ना, तो वो पूरे गांव के अंदर जो है ना भागती हुई नाचती हुई सी आती है और लोगों को जो है सूचना देती रहती है कि गांव के अंदर जो है उसके जो है मेहमान आ गए हैं, शहरी मेहमान आए हैं, दामाद आए हैं। तो वो खुशी की लहर जो है दौड़ जाती है। तो गांव की एक लड़की के रूप में जो है बयार को दिखाया गया, यानी हवा को दिखाया गया है कि मेघों के आने से पहले नाचते गाते हुए जो है हवा चलने लग जाती है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। तो जैसे हवा जब आती है, ठंडी ठंडी पुरवाई चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, जब आकाश में बादल छाते हैं तो उस गर्मी से राहत पाने के लिए जैसे हम लोग दरवाजे खिड़कियां खोल लेते हैं, हर घर का दरवाज़ा खुल जाता है। तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि जैसे बादल जो हैं, बादलों के आने पर जो है हर गली, हर नुक्कड़, हर घर का जो है दरवाजे और खिड़कियां खुलने लग गई हैं, क्योंकि शीतल हवा बहने लगी है। तो इस शहरी मेहमान को, यानी कि मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए गली के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लग गई हैं। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। पाहुन, पाहुन का मतलब यहाँ पर होता है मेहमान, ठीक है, कि जैसे शहर के मेहमान जो हैं वो गांव में आ गए हैं, इस प्रकार से जो है पाहुन जो हैं वो गांव में शहर के पधार गए हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, कि जैसे वर्षा और ऋतु में जो है आकाश में काले काले बादल घिर जाते हैं, तो जिनको देखने के लिए जो है वो क्या है, गांव के लोग जो हैं वो देखने के लिए बाहर निकले हैं। तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शहर के जो मेहमान हैं वो गांव में आए हैं और उनको देखने के लिए जो है हर गली के जो लोग हैं वो अपनी खिड़कियां दरवाजे खोलकर जो है देखने लग गए हैं। तो अर्थात बादल जो हैं वो सज संवर कर शहरी मेहमान की तरह आ गए हैं। तो यहाँ पर पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, इस के अंदर जो हमारा अगर हम कहें अलंकार कौन सा है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। और ज्यों, ज्यों मतलब मानो, तो ज्यों लगने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो जाता है। अगला अगला है पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। यहाँ पर जो है पेड़ों के बारे में कहा गया है कि पेड़ झुक झांकने लगे, कि पेड़ जो है वो झुक कर, कभी झुकते हैं कभी उठते हैं, तो अपनी गर्दन को उचका कर जो है वो देख रहे हैं। यानी मेहमान के रूप में आए हुए जो बादल हैं उनको देखने के लिए पेड़ जो है गर्दन ऊंची करके उन्हें देख रहे हैं। कहने का अर्थ क्या है, जब हवा चलती है तो पेड़ इधर उधर लहराने लग जाते हैं ना, कभी नीचे की तरफ झुकते हैं, तेज हवा होती है, फिर एकदम ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो ऐसे पेड़ों को जो है गांव के लोग बताया गया है। तो पेड़ जो है वो गांव के लोगों के समान जो है वो शहर में आए हुए शहरी मेहमान को देखने के लिए गर्दन उचका उचका कर उसे देख रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब यहाँ पर आंधी को जो है गांव में रहने वाली एक ऐसी लड़की बताया है जो कि अपना क्योंकि गांव की जो लड़कियां होती हैं वो घाघरा पहनती है ना, तो घाघरे को अपने हाथों से उठाए हुए
आगे आगे भागी चली जा रही है। तो कहते जैसे कोई लड़की अपना घाघरा उठाए भाग रही है, ऐसे ही आंधी चलने चलने से जो है धूल उड़ने लग गई है, और वो धूल जो है उड़ती हुई एक ऐसी लड़की के समान लग रही है जो कि अपना घाघरा उठाए पूरे गांव भर में सूचना देने के लिए जो है भागी चली जा रही है। बाकी चितवन उठा। अब यहाँ पर बाकी, बाकी का मतलब जो होता है अपनी चितवन का मतलब होता है तिरछी नजरें। बाकी चितवन यानी कि चंचल सी तिरछी नजर जो है उठाए हुए नदी ठिठकी। नदी को एक गांव की स्त्री के रूप में दिखाया गया है, उसे गांव की एक महिला के रूप में दिखाया गया है कि नदी जो है वो एक गांव की स्त्री के समान जो है तिरछी नजर से घूंघट सरकाकर वो क्या कर रही है, मेघरूपी मेहमान को देख रही है। यहाँ पर नदी जो है वो एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है कि नदी जो है जैसे गांव की स्त्री जो होती है राह चलते हुए रुक जाती है और फिर अपना घूंघट उठाकर जो है मेहमान को देखने लगती है ना तिरछी नजरों से कि कौन आया है, ऐसे ही नदी जो है हवा के चलने से एक जगह पर उसका पानी रुक जाता है, ठहर जाता है। तो ठहरे हुए पानी के अंदर जो है ऐसा लगता है जैसे नदी अपना घूंघट उठाकर तिरछी नजर से किसको देख रही है, उस मेघरूपी मेहमान को देख रही है जो कि बन ठन के सज संवर कर आ गए हैं गांव में। उसके बाद हमारा है पीपल, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब यहाँ पर बूढ़े पीपल किसको दिखाया गया है कि गांव के अंदर जो है एक ऐसा पेड़ होता है पीपल का वृक्ष जो कि काफी लंबे समय से उस जो है गांव के अंदर मौजूद होता है। तो उस पीपल का जो वृक्ष है वो काफी सालों पुराना होता है, इसलिए उसको बूढ़ा पीपल कहा गया है। जैसे गांव के अंदर सबसे बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है ना, तो वो पूरे गांव भर की जो है चीजों को समेटता है, यानी कि वो गांव का एक तरह से एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि हर प्रकार का सॉल्यूशन जानता होता है और उसकी बात हर कोई मानता भी है। तो ऐसे ही जो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार करने का मतलब होता है आदर पूर्वक नमस्कार करना। ठीक है, यहाँ पर जो है जुहार शब्द का अर्थ है ये जुहार। जुहार का मतलब है नमस्कार करना, आदर पूर्वक नमस्कार करना। लिखा नहीं जाएगा पूरा इसमें, नमस्कार करना। सॉरी, इसमें हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है। ठीक है, समझ में आना जरूरी है। तो वो कहते हैं कि जो बूढ़ा पीपल है उसने आगे बढ़कर जुहार की, यानी कि उस मेघरूपी मेहमान को आगे बढ़कर नमस्कार करके उसका स्वागत किया। और वो क्या कहता है, बरस बाद सुधि लीनी। सुधि का मतलब होता है याद, याद आना। कहते हैं कि साल भर के बाद जो है बादल जो है वो आए हैं और उनके बादलों के आने पर जो है वो बूढ़ा पीपल जो है वो क्या कहता है कि आपने पूरे साल वर्ष भर के बाद जो है आपको याद आई, आप जो है सुध लेने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक तरफ से बूढ़ा पीपल जो है वो नमस्कार कर रहा है आदर पूर्वक, दूसरी बात में यह है कि बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। यहाँ पर किवार शब्द क्या है, किवार का मतलब होता है दरवाजा, है ना। तो इसको हम कहते हैं किवाड़ का मतलब, या जैसे हम कहते हैं ना किवाड़ शब्द, तो किवाड़ यहाँ पर किवाड़ का मतलब है दरवाजा। लता होती है बेल, लता कहते हैं बेल को जो सहारे से चढ़ती है ऊपर की तरफ, दीवार के सहारे लेकर चढ़ती है। तो यहाँ पर लता को जो है एक पत्नी प्रेमिका के रूप में दिखाया गया है जो कि अपने पति यानी कि अपने शहरी पति का जो है इंतजार कर रही है। और वो क्या कह रही है, किवाड़ की यानी कि दरवाजे की ओट में खड़ी होकर जो है अकुलाई हुई यानी कि बेचैन हुई जो है वो उस मेघ रूपी मेहमान से क्या कह रही है कि पूरे 1 वर्ष के बाद आपको मेरी याद आई। क्योंकि पहले ज़माने में औरतें जो है ना बिल्कुल सीधे सामने अपने पति के सामने नहीं जाती थी, शर्माती थी, इसलिए वो किवाड़ की ओट ले लेती थी, यानी दरवाजे की ओट में खड़ी हो जाती थी। तो दरवाजे की ओट में खड़ी होकर जो है वो अकुलाई हुई यानी कि बेचैन हुई कह रही है कि पूरे 1 वर्ष के बाद जो है आपको मेरी याद आई, पूरे 1 साल बाद आपको मेरी याद आई है। तो इस पर जो है वो एक जो यहाँ पर दिखाया है, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। ताल का मतलब यहाँ पर है तालाब,
और ताल जो है यानी कि तालाब जो है वो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि परात भरकर पानी का लेकर आया है। परात का मतलब क्या होता है? एक बड़ा सा बर्तन होता है ना जिसमें आटा गूंथते हैं, बड़े बड़े परात होते हैं, तो आटा गूंथने के जो काम आते हैं घर के अंदर, उसको परात कहा जाता है। तो ऐसा लगता है कि मेघ रूपी मेहमान को देखकर जो है तालाब भी प्रसन्न हो गया है, और वो प्रसन्न होकर जो है परात में पानी भर लाया है। परात में पानी भर के लाने का मतलब यहाँ पे कि तालाब एक लिमिटेड सा एरिया होता है ना, तो उस एरिया को जो है मतलब ऐसा दिखाया कि जैसे थाल के अंदर पानी होता है, परात के अंदर पानी होता है, तो ऐसे ही वो तालाब के अंदर जो पानी है उसको भर कर लेकर आया है ताकि वो मेघ रूपी मेहमान के पाँव धो सके। ठीक है, उनके मेघ रूपी मेहमान के पैरों को धो सके, इसलिए वो परात भरकर पानी की लाया है। और मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, क्योंकि मेघ रूपी मेहमान जो है वो सज धज कर संवर कर आ गए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा पद्यांश होता है। और अगला है हमारा लास्ट हमारा है क्षितिज आई गहराई दामिनी दम की। यहाँ पर क्षितिज से मतलब क्या होता है बेटा? क्षितिज होता है जहाँ पर धरती और आकाश आपस में मिलते हैं। तो जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता है और दूर तक जब हमारी नज़र जाती है तो जहाँ पर धरती आकाश मिलते नज़र आते हैं उसको हम क्षितिज कहते हैं। एक ऐसा काल्पनिक स्थान हम इसको कह सकते हैं। और अटारी का मतलब होता है अट्टालिका। अट्टालिका मतलब एक बालकनी टाइप में होता है ना, उसको अट्टालिका बोलते हैं, अटारी। ठीक है, तो अटारी जो है वो क्षितिज जो है वो अटारी रूपी उस पर चढ़कर जो है दामिनी दमकी, दामिनी कहते हैं बिजली को, दमकी मतलब चमकी, यानी आकाश के घिर जाने पर बादलों को देखकर कवि क्या कहता है कि क्षितिज रूपी अट्टालिका पर, ठीक है, क्षितिज रूपी अटारी पर, अट्टालिका पर जो है बादल गहराते जा रहे हैं, बादल गहरे होते चले जा रहे हैं, और उन घने घने बादलों के अंदर जो है दामिनी यानी कि बिजली चमकने लगी है। क्या चमकने लगी है? बिजली चमकने लगी है। देखा है ना आपने, जब बादल घिर आते हैं काले काले तो बिजली चमकने लगती है, तो उसकी बिजली की जो चमक जो है बादलों के भीतर से दिखाई देने लगती है। तो घने घने बादलों में बिजली चमकने लगी है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। यहाँ पर इस पंक्ति को कहा गया है क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के मन में एक जो समाया हुआ था ना कि भी अब बादल नहीं आएंगे, ऐसे ही उसके भीतर भी जो है एक लता जो थी, लता रूपी जो स्त्री है, महिला है, नवविवाहिता है, नई नई ब्याही हुई, उसके मन में भी था कि भी शायद अब उसके मेघ रूपी जो पति हैं उसके मिलने के लिए नहीं आएंगे। तो वो कहते हैं कि भी जब उनके आने पर जो है उनका सारा भ्रम मिट गया। भ्रम का मतलब क्या होता है? उनके भीतर का जो शक है, संशय है, वो मिट गया। तो कहते हैं कि लोगों के मन में समाया हुआ और उस लता रूपी नवविवाहिता के मन में समाया हुआ भ्रम जो है वो धीरे धीरे हटने लगा। कि अब उसको पहले उसको लगता था कि बादल जो हैं अब नहीं आएंगे, लेकिन अब उसको विश्वास हो गया कि अब बादल जो हैं जरूर बरसेंगे। तो अटारी पर खड़ी वो नायिका के मन का जो भ्रम है वो पूरा का पूरा मिट गया, और उसके मन में अपने मन में जो उमड़े जो उसके संदेह थे मेहमान के लिए, अब वो उससे क्षमा मांग रही है कि हे मेरे मेघ रूपी मेहमान, तुम मुझे क्षमा करो, मेरे मन के भीतर उठते हुए जो संदेह हैं वो अब मिट गए हैं। यह देख मेहमान, अब यहाँ पर है बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। और जैसे ही मेहमान को देखा तो मेहमान को देखते के साथ ही उस लता रूपी नव विवाहिता उस नायिका की आंखों में प्रसन्नता के आंसू गिरने लगे, यानी कि वर्षा होने लगी। जैसे ही बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो बादल और बिजली के एक साथ आ जाने पर क्या हो जाते हैं? बारिश होने लगती है, वर्षा होने लगती है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मन के भीतर जो एक शक था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन अब वो आ गए हैं। तो उनको देखकर मेहमान की आंखों में जो है प्रसन्नता के आंसू जो हैं वो गिरने लगे हैं, अर्थात वर्षा होने लग गई। और इस तरह से ये जो बादल हैं वो बन-ठन के संवर के आ गए हैं, क्योंकि बादल जो हैं वो सज धज कर जो है गाँव में आ गई हैं। तो ये हमारा पाठ था, छोटी सी कविता है मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो इन मेघों के में पूरी की पूरी कविता के अंदर बच्चों मानवीकरण अलंकार है, और इस पूरी
अलंकार इसमें जहाँ पानी परात भर के शब्द है, जहाँ पर प की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर आएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बाकी पूरी कविता के अंदर मानवीकरण अलंकार है। इसमें लता का मानवीकरण किया गया है, पेड़ों का मानवीकरण हुआ है, आंधी का हुआ है, नदी का हुआ है, तालाब का मानवीकरण है। ठीक है, और जो ऊपर बयार है यानी हवा और मेघों का तो है ही है। तो पूरे में ये मानवीकरण अलंकार जो है इस कविता के अंदर दर्शाया गया है। तो ये कविता आपको कितनी समझ में आई और इससे जुड़ी और क्या जानकारी चाहते हैं इसके लिए जो है आप बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर जो है मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं अगली उसमें वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।